आपको देखा है कि हथकड़ी कभी लगा के आप चेन पर पहन के चले जाते हैं, तख्तियां अगर लेके खड़े विपक्ष तो उसमें सबसे आगे आप दिखाई देते हैं। हमने पहले भी कई बार कई मौकों पर कहा है कि खास तौर से मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जनता है। अभी मैंने देखा कुछ लोग आपसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई 27 में मंत्री बनना है, तो आपने कहा कि मंत्री छोड़िए, हमको विधायक बनना है, वही ठीक है। मंत्री पद नहीं चाहिए आपको? मुझे अब भी याद है जब मैं 2012 में मैं तो विधायक नहीं बन पाया था, हार गया था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का ऐसा आशीर्वाद था, पूरी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के बराबर से भी ज्यादा हम लोगों की मदद हो रही थी। शिवपाल जी ने आपका टिकट भी कटवाया था क्या एक बार? अब वो चीजें पीछे छूट गई है। अब माननीय शिवपाल जी और माननीय अखिलेश यादव जी। तो 24 का जब मैं कवर कर रहा था तो अतुल जी, यहाँ का जो यूथ है, युवा है, मैंने ज्यादातर लोगों की जुबान पे, युवाओं की जुबान पे अतुल प्रधान का नाम सुना। उसके बावजूद आप लोग चुनाव हार गए। पहले एक वकील साहब थे, उनका टिकट हो गया, फिर मेरा भी 2 दिन टिकट रहा, बिल्कुल, फिर तीसरे को टिकट हो गया। उससे भी कहीं ना कहीं वोटर्स पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। अतुल प्रधान अगर चुनाव लड़ रहे होते तो वो अंतर कब हो जाता है, या फिर आप जीत जाते, ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने तय किया वो ठीक है। नाराजगी बहुत थी आपकी, बहुत आप कह रहे थे कि भाई। अच्छा ये बताइए, मैं झूठ बोलने लगूं, मान लिया आपको टिकट हो गया और टिकट आपको नहीं मिले तो मन में सबकी रहती है, इसमें कौन सी बात है? लोगों ने तो ये भी खबरें चलानी शुरू कर दी थी कि अतुल प्रधान पार्टी छोड़ देंगे। ये तो देखो फालतू की बातें हैं, ये तो इसलिए लोग करते हैं कि जैसा जिसके मुंह उतनी बातें। हमने देखा माघ मेले में बटुकों की चोटी पकड़कर खींचा गया था। कुंभ के मेले में जो सैकड़ों जाने गई, उसमें शंकराचार्य जी ने वहां की व्यवस्थाओं के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। तब से दुश्मनी मानकर बैठे हैं योगी जी उनसे। मैंने अभी संजय निषाद जी का पॉडकास्ट किया, मैंने यही सवाल उनसे भी किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिसने भी ऐसा किया है बहुत गलत किया है। तो गलत किया तो क्यों सरकार के साथ छोड़ दो साथ उसका। मैंने कहा था उनसे कि अब तक तो इस्तीफा ले लेना चाहिए था अधिकारियों से जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। तो उन्होंने कहा जांच का विषय है। जांच का विषय तो इसलिए बताए थे, बस की कुछ नहीं है बेचारे। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाते हैं लोग। अरे वो परिवारवाद का आरोप इसलिए लगाते हैं, उनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। तो जी क्या वाकई कुछ है क्या? दिल्ली और लखनऊ में कुछ चल रहा है क्या? वो तो पूरे इंजन टकरा रहे हैं। अखिलेश जी बड़ा चुटकी रहते, कहते कि 100 विधायक ले लो और आ जाओ मुख्यमंत्री बन जाओ। वो चुटकी नहीं लेते हो, हाँ। वो सच्चाई बोलते हैं। केशव जी से बड़े वो कहते हैं कि भाई स्टूल मंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली वालों के रहमो करम पर हैं। इधर की तरफ बाबा उन्हें कुछ सकते नहीं है, मानते नहीं है। अपना बोलने का ही काम है, बोल दो कुछ बात। अखिलेश जी के खिलाफ बोलोगे तो टीवी में, अखबार में छप जाएगा, मौका मिल जाएगा। और क्या उनके पास और कुछ क्या विचार? कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि हम मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ में भी सरधना विधानसभा सीट पर, जहां से अतुल प्रधान विधायक हैं। अतुल प्रधान जिन्होंने 2022 में संगीत सोम को हराया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लड़ रहे थे लेकिन उन्होंने हरा दिया। और अखिलेश यादव की युवा टीम के सबसे चर्चित चेहरे हैं। और अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो अच्छी खासी चर्चा होती है अतुल प्रधान जी की। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है जैसा कि आपको पता है, और चुनाव जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे चर्चाएं और तेज होंगी। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इंतजार भी किया, क्योंकि सुबह सुबह लोग आते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे यहाँ तक पहुंचे। आपका मेरठ और सरधना में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैं आया 9:30 बजे सुबह तकरीबन, हम बैठ गए थे और मैं देख रहा हूँ आपके लोग बाहर लगातार बातचीत कर रहे थे। कोई थाने में बात कर रहा है, कोई पुलिस वालों से बात कर रहा है और लगातार लाइन लगी हुई थी। क्या ये जन सुनवाई रोज करते हैं आप? ये जब भी मैं मेरठ में रहता हूँ, चूंकि अधिकतर मेरठ में रहना रहता है, तो हमेशा सुबह सुबह लोग मिलने आते हैं। अच्छा। परेशानी दिक्कतें होती हैं। जब आपका एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें, कहीं अस्पताल की, कहीं स्कूल की, कहीं सड़क की, कहीं पानी की, कहीं बिजली की रहती हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, कुछ निजी भी समस्याएं होती हैं। उन सब को लेकर लोग पहुंचते हैं और फिर इसके बाद में लगातार क्षेत्र में हमेशा जाता हूँ। आज भी बस जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होगा तुरंत मैं चला जाऊंगा। और लगभग आज तो मैं लेट हो गया हूँ, मैं हमेशा 9:30-10 बजे तक यहाँ से निकलकर क्षेत्र में चला जाता हूँ। आपके साथ चले इस क्षेत्र में, हम भी देखें चल के? नहीं, बिल्कुल आपको चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि असल सच्चाई तो जमीन पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जमीन पर रहने ही फायदा है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को खुशी खुशी करना चाहिए। एक बात बताइए अतुल जी, सत्ता जब अपनी ही पार्टी की हो तो एक विधायक को कितना आसान हो जाता है काम करना, और जब अपनी ना हो तो कितनी मुश्किलें आती हैं? देखिए, लोगों की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जी। जिसको वो जनप्रतिनिधि चुनते हैं
उनका अधिकार भी है, उससे अपनी समस्याएं बताते हैं। लेकिन कई ऐसी व्यक्तिगत और पर्सनल समस्याएं आती हैं जी जिसका कोई निदान नहीं कर सकता। अच्छा लेकिन आपका व्यवहार अच्छा हो, जी लोगों से मिलने जुलने का तरीका अच्छा हो, उनका मान सम्मान हो, ये सबसे मस्त चीज है। मैं जैसे देखता हूँ हमारे सामाजिक जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी चीज को मानता है तो वो मान सम्मान को मानता है। हमारे वेस्ट यूपी में कल्चर है कि अगर आप किसी को मान सम्मान नहीं दोगे जी तो वो आपसे रूठ जाएगा, चाहे आप कितना भी काम कर लेना। तो काम भी साथ साथ करना है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का मान सम्मान भी रखना है। इसकी मतलब सबसे ज्यादा आवश्यकता और सबसे ज्यादा ये अहम है हमारे यहाँ पर। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ सीधे, अगर मैं सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सपा विधायकों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं काम करने में? देखिए, पूरी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। तहसील, थाने, सरकारी दफ्तर दलाली के और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। और किसी भी जगह आप चले जाइए, यहाँ पर जन सुनवाई के नाम पर कुछ नहीं है। जनता की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं लोग कि जो पूर्व में व्यवस्था थी उस व्यवस्था को दोबारा आना चाहिए। अभी 10 साल लगभग होने को आए हैं जी भारतीय जनता पार्टी को। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में 10वां बजट योगी सरकार ने रखा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे पहला खर्च करते नहीं है और दूसरा बजट लेके आ जाते हैं। अपनी कोई आमदनी बढ़ाने का काम करते नहीं, कर्ज लगातार लेते रहते हैं। और जो आम लोग हैं, खेती किसानी वाले लोग हों, कहीं कामगार मजदूर लोग हों, नौजवान लोग बेरोजगारी से त्रस्त हों, दवाई पढ़ाई की आफत आई हुई है, तो हर जगह हर मोर्चे पर सरकार फेल है। और ऐसा प्रतीत होता है प्रचंड बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। विधानसभा में हमने देखा है बड़ा जोर शोर से आप और रागनी जी की बड़ी चर्चा होती है कि विपक्ष की तरफ से बहुत, आपको देखा है कि हथकड़ी कभी लगा के आप चेन पहन के चले जाते हैं, तख्तियां अगर लेके खड़े विपक्ष तो उसमें सबसे आगे आप दिखाई देते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि वो पूरे स्टेट के जो सदन है हमारा, पूरे अपने क्षेत्र को, अपने जिले को, पूरे प्रदेश को प्रेजेंट करने की जगह है। सरकार के सामने समस्याएं रखने की जगह है। जो इस समय जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, किसी न किसी कारण से लोग परेशानी दिक्कत में हैं, तो उसके लिए वहां पर वो समस्याएं उठाना लाजमी है, यही हमारा कर्तव्य बनता है। हमने पहले भी कई बार कई मौकों पर कहा है कि खास तौर से मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जनता है। हमारी शुरुआत जनता से होती है और हमारे दिन का आखिर जनता से होता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब सदन में हम पहुंचे तो मुंह बंद करके थोड़ी ना वहां पर बैठेंगे, ठीक बात है, लोगों की बात बोलेंगे। हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं, खेती किसानी की है, बेरोजगारी की है, दवाई पढ़ाई की है, जो अन्य समस्याएं हैं, ज्वलंत कई मुद्दे हैं, कई अचानक के विषय आते हैं, तो उन वाले विषयों को वहां पर सरकार के सामने उठाना और सरकार को चेताना, सरकार के वादे याद दिलाना, जो वो गलत काम कर रही है सरकार उस पर उसको कहीं ना कहीं उसको कटघरे में खड़ा करना, ये विपक्ष का काम है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, विपक्षी दल है, जिसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी में 37 सांसद जीतकर पिछले 2024 के चुनाव में पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। और ये इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी जो लोकसभा में ज्यादा सीटें जीती है उसकी सरकार बनी है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को जरूरत है माननीय अखिलेश यादव जी की, और अखिलेश यादव जी को, उनके कामों को लोग याद कर रहे हैं। और किसान, नौजवान, गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित हर वर्ग का व्यक्ति इस समय सरकार से परेशान है। निश्चित रूप से वो आने वाले समय पर समाजवादी पार्टी को चुनेगा। अभी मैंने देखा कुछ लोग आपसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई 27 में मंत्री बनना है, तो आपने कहा कि मंत्री छोड़िए, हमको विधायक बनना है, वही ठीक है, मंत्री पद नहीं चाहिए आपको? देखिए, ऐसा है ना, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं, माननीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं। मैं अभी से कोई ऐसी बात मंत्री की बोलने लगूं या मैं विधायक की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं चूंकि मैं विधायक हूं और मैं लोगों के बीच में घूम रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि भाई वो वाला जो हमें इस समय टारगेट मिला हुआ है
सरधना विधानसभा में उत्तर प्रदेश की असेंबली में दोबारा चुन के जाने का, पहले मैं उस टारगेट को अचीव करूं जहां आसपास समाजवादी पार्टी की, अपनी पार्टी की कहीं हेल्प कर सकते हैं, कहीं पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, उसको करने का हम लोग काम करें। फिलहाल में हमारा फोकस माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमें टारगेट दिया है, पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बने। जब सरकार बन जाएगी, मुझे अब भी याद है जब मैं 2012 में, मैं तो विधायक नहीं बन पाया था, हार गया था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का ऐसा आशीर्वाद था पूरी सरकार में, कैबिनेट मंत्रियों के बराबर से भी ज्यादा हम लोगों की मदद हो रही थी, हम लोगों की मदद कर पा रहे थे और ताकत में थे, तो ताकत का फायदा लेकिन हमने जनता को दिया। शिवपाल जी ने आपका टिकट भी कटवाया था क्या एक बार? नहीं, वो उस समय की सिचुएशन अलग थी, पार्टी में कुछ चीजें चल रही थी और माननीय नेताजी तय करते थे उस समय टिकट, और माननीय अखिलेश यादव जी सब लोग बैठ के टिकट तय करते थे, लेकिन मैं ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा था और अब वो चीजें पीछे छूट गई है। अब माननीय शिवपाल जी और माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी, पूरे सब लोग इकट्ठा हैं और बस सबका फोकस इसी पे ही है कि कैसे ये आताताई सरकार यहाँ से जाए जो जनता के खून को चूसने का काम कर रही है, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रही है। ये सरकार जाए और शांति, सौहार्द और भाईचारा बढ़े। 2024 का चुनाव मैंने पूरा कवर किया था, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक। 22 का भी पूरा कवर किया था, मैं आया भी था सरधना विधानसभा में 22 के चुनाव में। तब आपसे बात हुई थी, आप 40 किलोमीटर दूर थे, आपसे इंटरव्यू नहीं ले पाया था मैं उस समय, मैं जी न्यूज़ में हुआ करता था। तो 24 का जब मैं कवर कर रहा था, तो अतुल जी, यहाँ का जो यूथ है, युवा है, मैंने ज्यादातर लोगों की जुबान पे, युवाओं की जुबान पे अतुल प्रधान का नाम सुना। उसके बावजूद आप लोग चुनाव हार गए। देखिए, मैं ऐसा हुआ कि हर जगह तो व्यक्ति नहीं जीत सकता चुनाव, लेकिन यहाँ भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है और मात्र 10,000 से भी कम अंतर से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। लगभग वो जीत के करीब था। कहीं ना कहीं बेईमानी, कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन की जो चीजें रही हैं वो भी प्रभावित करती हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि पहले एक वकील साहब थे, उनका टिकट हो गया, फिर मेरा भी 2 दिन टिकट रहा, फिर तीसरे को टिकट हो गया। उससे भी कहीं ना कहीं वोटर्स पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, जिस कारण से कुछ चीजें हुई हैं। लेकिन आने वाले समय पर हम लोग यहाँ 7 के 7 विधानसभा मेरठ में जीतेंगे और लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे। अतुल प्रधान अगर चुनाव लड़ रहे होते तो वो अंतर कब हो जाता है, या फिर आप जीत जाते हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने तय किया वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरठ में जो ऐसा भी वोट था बहुत सारा जो भारतीय जनता पार्टी को गया, वो भी हम लोग ज्यादा उसको ले सकते थे वोट को। बड़ी चर्चा हुई थी, उसको भी आज क्लियर कर दीजिए, दर्शक बहुत पूछते हैं। नाराजगी बहुत थी आपकी, बहुत आप कह रहे थे कि भाई। अच्छा, ये बताइए, मैं झूठ बोलने लगूं, मान लिया आपको टिकट हो गया और टिकट आपको नहीं मिले तो मन में सबकी रहती है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे बहुत देर तक वार्ता की, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने मुझे बैठाकर समझाया भी और कहा कि सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और सरकार में सब लोग अहम रहेंगे और उसकी तरफ बढ़िए। जब माननीय अखिलेश यादव जी से बात होगी उसके बाद में कोई ऐसी बात नहीं थी। अब ये बात अलग है, कोई अपनी बात कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है। लोगों ने तो ये भी खबरें चलानी शुरू कर दी थी कि अतुल प्रधान पार्टी छोड़ देंगे। अच्छा, ये तो देखो फालतू की बातें हैं, ये तो इसलिए लोग करते हैं कि जैसा जिसके मुंह उतनी बातें। मैं पिछले 25 साल से लगभग समाजवादी पार्टी में सक्रिय हूँ और हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद और समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है और आज की तारीख में हमारी पहचान ही समाजवादी पार्टी है। और मैं समझता हूं कि कभी परिवार में कुछ बातें जो होती रहती हैं वो चलती रहती हैं और हमारा हक है मांगने का। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत सारी बातें सोचनी है, बहुत सारे लोगों को देखना है, बहुत सारे लोगों को समझना है, किस तरह की इक्वेशन बैठानी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। अच्छा। और हम चाहते हैं बस माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमारी सोच और विचार सिर्फ एक ही चीज पर इस समय टिका हुआ है। नेताजी का भी दौर देखा आपने, अखिलेश जी का भी दौर देख रहे हैं और लंबे समय से देख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क दिखाई देता है आपको? लगभग हूबहू हैं। अच्छा। अखिलेश जी, और जो सम्मान, जो मान माननीय नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को देते थे, वही मान सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी देते हैं। हालांकि बहुत बड़ी पार्टी है, लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, उतने में समय उतना सीमित है, तो हम सब लोग भी ये सोचते हैं कि भाई हम बहुत बिजी हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले बात हुई थी। आज
शाम का समय है माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने का, फैमिली के साथ मिलने का समय है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, वो पूरा ध्यान रखते हैं इन बातों को। क्या बात होती है आप लोगों की चुनाव को लेकर होती है या फिर कुछ पर्सनल बात होती है अखिलेश जी से जब आप मिलते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जब पर्सनल बात करनी होती है तो पर्सनल भी करते हैं, और जब पार्टी की बात तो मान लिया है ही, पार्टी की बात तो होती है, राजनीति की बात तो होती है। और राजनीतिक लोग जब मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चा करते हैं। हम उनके कार्यकर्ता हैं, वो हमारे नेता हैं, तो बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें हम बताते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे उनके लोग हैं जो पार्टी का समय समय पर चीजें बताते हैं, समझाते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, अपने विधायकों को क्या हिदायत देते हैं कि भाई सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोलो, सड़कों पर उतरो, आंदोलन करो, जनता के बीच में जाओ? वो तो स्थानीय मुद्दे हैं बहुत सारे। समाजवादी पार्टी हमेशा से संघर्ष की पार्टी रही है, और समाजवादी पार्टी आने वाले समय पे भी जनता के लिए संघर्ष का काम लगातार करती रहेगी। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा ही कहते हैं कि अपनी छवि साफ सुथरी रखिए, कोशिश करिए कि गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, अकलियत के लोग, इन लोगों को कहीं परेशानी दिक्कत है, उनकी मदद करने का काम करिए, और जो भी परेशान, लाचार और बेबस है उसके साथ रहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी भी हमसे जात और धर्म की बात बोली नहीं। अच्छा, कभी हमसे उन्होंने बात नहीं बोली। उन्होंने हमेशा पीड़ित और कमजोर की बात कही। चाहे कोई किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति है तो उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी कभी जाति धर्म की बात कभी नहीं बोली। लेकिन देखिए, विडंबना यही है ना कि यूपी बिहार की राजनीति सब जाति पर ही आधारित है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों की प्लानिंग क्या है, कैसे साधेंगे लोगों को? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले भी यहाँ पर, जैसे मेरठ की बात मत करूं तो 4 विधानसभा सीटें हम पहले भी 2022 में जीते हैं जी, और 2 सीटें बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। ठीक है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब की बार समय से टिकट देंगे और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, जिसकी जैसी छवि पब्लिक में होगी उसी हिसाब से सर्वे कराकर समाजवादी पार्टी टिकट देगी। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बारीकी से हर विधानसभा पर अपनी नजर लगाए हुए हैं। जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिले ऐसी हमारी भी सोच है, समय से टिकट हो जाए ऐसा हमारा भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना है, और वो पहले से ही इस बात को लगातार बोल भी रहे। ऐसा कौन सा काम है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बहुत अखर रहा है आप लोगों की ये नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए? मैंने देखा है आपको कि आपने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। सोचो, एक माँ रो रो कर कैसे बोल रही थी कि सत्ताधारी पार्टी के गुंडों ने, जिनको पूरा सपोर्ट है शासन प्रशासन का, एक इतनी बड़ी फैक्ट्री के 2 सीनियर अधिकारियों को जी गोली मारकर उनकी मीटिंग में हत्या कर दी। क्या प्रश्न चिन्ह नहीं है सरकार के ऊपर? कोई जिला बता दीजिए यहाँ पर हत्याएं, लूट, छिनैती, अपहरण, दुष्कर्म ना हो रहे हो। ये उसी की बात करते घूमते हैं। आप देख लेना, मेरठ में शाम तक कोई ना कोई घटना आपको शाम तक पता लग जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो ये पूरी तरीके से फेल सरकार है। बस लोगों की भावनाएं भड़काकर, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत बढ़ाकर, झूठी सच्ची बात बोलकर ये चीज ऐसे करनी चाहते हैं। सोचिए, संभल में एक सीओ शांति समिति की मीटिंग में क्या भाषा बोल रहा था। शर्म आनी चाहिए उनको। ये सीओ है, ये ऐसे सीओ को तुरंत के तुरंत इस्तीफा करा लेना चाहिए। और फिर शांति समिति की मीटिंग बुला रहे हो तुम क्या जानते हो ईरान के बारे में, क्या जानते हो फॉरेन पॉलिसी के बारे में? ठीक बात है। अरे उनसे पूछ के देखो ना, जिन्होंने पूरी फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया, हमारी विदेश नीति पर कब्जा कर लिया, गुलाम बना दिया। एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष के द्वारा पता नहीं क्या क्या बातें बोली जाती हैं। ये सीओ बोलेगा ये बात? जो ईरान आपको रुपये में, डॉलर में नहीं, आपकी खुद की करेंसी में आपको तेल दे रहा हो, अपना बारदाना बोलते हैं हमारे यहाँ कि अपना साजो सामान खुद के टैंकर भेज रहा हो आपके यहाँ तक, आपके बैंकों को बचा रहा हो, आपके मित्र देशों की सूची में पहले नंबर पर हो, उसके लिए यहाँ का सीओ ये सरकार की भाषा बोल रहा था ना, गुलामियत की भाषा बोल रहा था वो सीओ। ऐसे सीओ का अगर थोड़ी भी शर्म सरकार में बची है तो तुरंत के तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अतुल जी, अधिकारियों की बात की है, हमने देखा माघ मेले में बटुकों की चोटी पकड़कर खींचा गया था।
शंकराचार्य जी अभी भी आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैंने भी उनका पॉडकास्ट किया तो शंकराचार्य जी का, तो उन्होंने कहा कि धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। इस पर आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हालांकि अखिलेश जी गए थे मिलने, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं फिर कह दूं, ये जब कुंभ का मेला था, कुंभ के मेले में जो सैकड़ों जाने गई जी, उसमें शंकराचार्य जी ने वहां की व्यवस्थाओं के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई थी, जी, जिससे पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, अजय बिष्ट जी की सरकार हिल गई थी। तब से दुश्मनी मानकर बैठे हैं योगी जी उनसे। और जो माघ मेले में जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो देश में जो सनातन की बात करते हैं, उसमें 4 सर्वोच्च मान्यता, जिनकी परंपरागत मान्यता है, वो सर्वोच्च पद वाले व्यक्ति के साथ क्या पुलिस ने किया, क्या दुनिया ने नहीं देखा? आपके चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वहां पर बटुक थे, उनको जो है चोटी पकड़ पकड़ कर, खींच कर उनको पीटा गया, मारा गया। ये किसी छुपा हुआ थोड़ा ना है। फिर बाद में डिप्टी सीएम पूजा कर रहे थे। अब पूजा करते रहिए। मुझे तो सदन में बोलने का मौका मिला, ये मगर पूरे ब्राह्मणों का अपमान है। और इस समय पर जहां पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हमारे मुस्लिम अक़लियत के भाई विरोध में है, वहीं अगड़ी जातियों में भी भारी विरोध है और उसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जो आप चोटी पकड़ के खींचने की बात कर रहे थे, उसमें शंकराचार्य जी पूरे प्रदेश में गाय बचाओ आंदोलन को लेकर चले हैं, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा समर्थन उनका किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज को मुखर करा है। और हमारे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों नेता उनके समर्थन में, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम लोग वहां पर गए, उनके समर्थन किया। और हम भी इस बात को कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल शंकराचार्य जी के और सनातन व्यवस्था के पक्ष में हैं और उसी तरह की चीजें आगे बढ़ाएं। मैंने अभी संजय निषाद जी का पॉडकास्ट किया, मैंने यही सवाल उनसे भी किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिसने भी ऐसा किया है बहुत गलत किया है। तो गलत किया तो क्यों सरकार के साथ छोड़ दो साथ उसका। तो आप तो गए थे ना आरक्षण लेने, जब आरक्षण नहीं दिया तो क्यों मलाई चाटने के लिए वहां बैठे हो? आप जब एक हमारे यहाँ पर सोनू कश्यप लड़का जिसको जलाकर मार दिया, इन मंत्री जी को वहीं रोक लिया यूपी बॉर्डर का, क्यों मंत्री बने बैठे हो? जब समाज की बात बोल नहीं सकते, समाज की लड़ाई लड़ नहीं सकते, जिस कारण से आप समाज में बोलकर कहकर गए हो कि आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे, और आज की तारीख में तो आपका वहां पर मुंह नहीं खुलता, और आप कह रहे हो कि शंकराचार्य जी का अपमान जिसने भी किया है, जिसने किसने किया है? आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पुलिस ने किया, मुख्यमंत्री ने करवाया, सबको पता है इसमें कौन सी बात है। तो जाओ और छोड़ दो, इस्तीफा दे दो इसी नाम पर। मैंने कहा था उनसे कि अब तक तो इस्तीफा ले लेना चाहिए था अधिकारियों से जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, तो उन्होंने कहा जांच का विषय है। जांच का विषय तो इसलिए बताया था, बस की कुछ नहीं है बेचारों के, बहुत ऐसा है, छोटा सा मंत्रालय। अच्छा, ये कौन सा जरूरी बात है कि निषाद हैं, अगर कश्यप धीवर केवट मल्ला हैं तो उन्हें मत्स्य मंत्रालय दिया जाएगा? ये कौन सी बात हुई भाई? ये पूरी की पूरी सरकार में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कैसे कैसे मंत्रालय दे रखे हैं, और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन पे 4-4 मंत्रालय हैं, संभाल नहीं पा रहे। ये तो उनकी बस ये है कि उनको रहना है उसके साथ सरकार के, बस और कुछ नहीं। हाँ। बड़ा समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाते हैं लोग। अरे वो परिवारवाद का आरोप इसलिए लगाते हैं, उनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी, अच्छा योगी जी बिना परिवारवाद के आएंगे यहाँ तक? अगर उस मठ के अगर उत्तराधिकारी ना होते तो कौन पूछता था उन्हें? कौन सांसद का टिकट दे देता? आप बताइए, कौन दे देता उन्हें सांसद का टिकट? तो उसी मठ की वजह से तो आए हैं। तो फिर जब जनता चुनती है किसी को, तो जनता जब चुन रही है किसी को, तो वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा अतुल जी, क्या वाकई कुछ है क्या दिल्ली और लखनऊ में कुछ चल रहा है क्या? वो तो पूरे इंजन टकरा रहे हैं, बस इंजन इतने टकरा रहे हैं कि पटरी से उतर पड़े हैं। डिब्बे भी लड़ रहे हैं, इंजन भी लड़ रहे हैं, और लास्ट में जो खड़ा रहता है, वो जो झंडी दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो भी अब बस वही बचा हुआ है, वो भी लड़ेंगे, वो उनके पलट जाएंगे जो लास्ट में प्लेटफॉर्म पर आपको दिखता हो झंडी दिखाते हैं। अखिलेश जी बड़ा चुटकी रहते, कहते कि 100 विधायक ले लो और आ जाओ मुख्यमंत्री बन जाओ। वो चुटकी नहीं लेते हो, वो सच्चाई बोलते हैं, वो सच्चाई बोलते हैं वाली बात। इनको तो बोलने के लिए तो छोड़ रखा है 2 लोगों को, वैसे तो कुछ है नहीं उनके पास।
केशव जी से बड़े वो कहते हैं कि भाई स्टूल मंत्री हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी तो सुनी नहीं जा रही है। ये इसका बेस समझना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, बेस ये है कि आप समझिए केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली वालों के रहमो करम पर हैं जी। इधर की तरफ बाबा उन्हें कुछ सकते नहीं है, मानते नहीं है, तो अपना बोलने का ही काम है, बोल दो कुछ बात। अखिलेश जी के खिलाफ बोलोगे तो टीवी में अखबार में छप जाएगा, मौका मिल जाएगा, और क्या उनके पास और कुछ क्या विचार, कुछ भी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय दे रखा, बताओ क्या है उसके पास, क्या है उसका बजट, क्या पैसा खर्च कर चुके पिछले 4 साल में, क्या पैसा खर्च किया उन्होंने, क्या किसकी मदद कर सकते हैं उससे डिपार्टमेंट से। PWD था बेचारों को छीन लिया। ब्रजेश जी के पास तो अच्छा है, ब्रजेश जी के प्रमुख सचिव ऐसे बैठा रखे थे, अब तक तो उनकी कोई चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा सकते थे, उनकी गाड़ी तक छीन ली गई थी पिछले दिन। छापा काफी मारते हैं वो। छापा जो मारा होगा तो इसलिए मारते हैं खींच कर कि ऊपर अधिकारी सुनते नहीं तो छापा मारते रहते हैं। आप पता कर लेना आप लखनऊ में किसी से। बड़ी बात आप कह रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम दोनों की नहीं चल रही है, तो वो तो DCM नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा, तो DCM ही है, बस ढोते रहो इधर से उधर सामान, बस इसी ही काम उनका। सरदना की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरदना की जनता के लिए साफ हमारा मैसेज यही है कि मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि अगर मैं सामने वाले से ज्यादा अच्छा और सच्चा सेवक हूँ आपका, तो हमारी मदद करिए। और फिर कहूँगा कि अगर हमारे से सामने वाला किसी भी रूप में आपके लिए अच्छा है तो उसे चुनिए, और अगर हम अच्छे हैं उससे तो हमें चुनिए। अब आपसे बात हो रही है, आप बहुत मुश्किल से हाथ में आए हैं, बस इतना और बताइए कि क्या इधर भी संजीव बालियान और ये संगीत सोम के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, क्या वजह रही है इसकी? आप तो क्योंकि आपका क्षेत्र है इसलिए। सारे भाजपा ही लड़ रहे हैं आपस में, सारे लड़ रहे हैं आपस में, कौन से लड़ रहे? दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री से दिल्ली वाले लड़ रहे हैं, दिल्ली वाले मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, विधायक मंत्रियों से लड़ रहे हैं, उनके रस्तों में घेराव कर ले रहे हैं, थानों में तहसीलों में मंत्री इनके जाकर बैठकर धरना देते हैं। बताओ कहाँ झगड़े नहीं हो रहे? यहाँ पर भी इससे पहला चुनाव हुआ तो उन्होंने उनके खिलाफ पंचायतें की, दिल्ली वालों के खिलाफ पंचायतें की, सब जानते हैं। संगीत सोम जी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उन्हें क्या मैसेज देना, वो बड़े आदमी हैं, बड़ी सुरक्षा में रहते हैं, वो राजा समझते हैं अपने आप को, लेकिन राजशाही अब खत्म हो गई है। अब ये दबदबा उबदबा कुछ यहाँ पे नहीं है, जनता का दबदबा है। किया क्या आपने ऐसा जो आपकी जीत हो गई, संगीत सोम को हरा दिया आपने? सबसे पहले तो उनका जो घमंड और गुरूर है वो जनता ने तोड़ा है, और फिर जनता उस घमंड और गुरूर को तोड़ेगी। दूसरे नंबर पर सिर्फ वो हिंदू मुसलमान हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाने का काम करते हैं, कहीं छोटी मोटी बात हो जाती है उसमें आग लगाने का काम करते हैं, ये उनका काम है, और ये जनता सब समझ चुकी है। इसलिए आने वाले समय पर जनता उनको इस बात का बड़ा सबक सिखाने जा रही है। कितनी सीटें आ रही सपा की? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह बोलता हूँ कि भाई ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, लेकिन मुझे ये लगता है जनता में घूम कर रहकर कि बहुत प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। बहुमत आएगा पर 2012 प्रचंड बहुमत से, 2012 से भी मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा है, क्योंकि जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के उनके क्रियाकलापों से बहुत तंग है। मायावती भी खूब एक्टिव हो रही हैं, लगातार मीटिंगें चल रही हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। अब जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अच्छा, तो वो बांट कर वोट नहीं देगी। अब सब लोग संविधान को, लोकतंत्र को, ये जो राजशाही जो उन्होंने बना दी है भारतीय जनता पार्टी, इसको हराने के लिए वोट डालेंगे। चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से होगा, और जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी जो टक्कर देती आई है, मुख्य विपक्षी दल है, उसको चुनाव जिताएगी। वर्सेस केवल बीजेपी और सपा होगा? आप कह रहे हैं दूसरा कोई रेस में नहीं है, कांग्रेस बीएसपी कुछ नहीं? वो तो इंडिया गठबंधन में है सब लोग, हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक कहना है कि इस समय लड़ाई बड़ी है। सबसे पहले लड़ाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाया जाए। इसलिए सभी बहुजनों से मेरी अपील है कि सबसे पहले सरकार को हटाइए, आतताई सरकार को हटाइए, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, गरीब विरोधी इस सरकार को हटाइए। उसके बाद में बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो वो आपस में सब लोग इकट्ठा बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समय नहीं लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए हमारे क्षेत्र में, चलिए, बिल्कुल, और आपको लगेगा, महसूस होगा। तो चलेंगे, थोड़े समय के लिए रहेंगे, क्योंकि अभी मुझे वापस भी आना है। बहुत बहुत बिल्कुल, आपके साथ गाड़ी में बात करेंगे इसके बाद। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।